जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अक्सर बहुत संगत को बोलते थे कि शिव पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। कहते थे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक अध्याय पढ़ लो वही बहुत है। अगर वो भी नहीं होता तो एक पेज पढ़ लो। तो मैं शुरू करती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी से कैसे मिली, और गुरु जी का जब बुलावा आता है तभी हम उनसे मिल पाते हैं। शिव जी अपने भक्तों को, इतने दयालु, अपने भक्तों को अपने आप से बुलाते हैं। तो हम यूएस में बहुत सालों से थे। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं रेस हुए। मुझे भी यहाँ पर 42 ईयर्स हो गए हैं। मेरी जो बीच वाली बेटी है वो यहाँ पर बॉर्न हुई थी यूएस में ही, और उसको बचपन 6 वीक की थी तभी से उसको बुरा आस्थमा का अटैक शुरू होने लगा था। और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो अटैक्स और भी बुरे होते जा रहे थे। तब सब ट्रीटमेंट हो चुका था, और आस्थमा का जैसे आप जानते हैं कोई इसका इलाज नहीं है, खाली आप उसको मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने कहा अब इसको इन्हेलर, नेबुलाइजर, उसी पर रहती थी वो। और मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, इंडिया में फिश ट्रीटमेंट भी कराया, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था, किसी से भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे टाइम बीता गया। उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज भी थी, जो वो कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा पाती थी। उसको ब्लीच से एलर्जी थी, ग्रास से, फ्लावर से। ना पार्क में जा सकती थी, ना स्विमिंग कर सकती थी, ना कोई दूध की कोई चीज़ खा सकती थी, ना आइसक्रीम, ना चीज़। तो उसका बहुत ही डिफरेंट चाइल्डहुड था। और मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि लोग कहते हैं जैसे बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, पर जैसे जैसे बड़ी हो रही है और भी बुरा उसका अस्थमा हो रहा था। और मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी की आराधना करती थी, और उनसे बस एज अ मदर एक ही मैं रिक्वेस्ट करती थी, और एक ही मेरी प्रेयर थी कि ये इसको कॉलेज जाने से पहले इसका अस्थमा ठीक कर दीजिएगा। एनीवे उसी दौरान हम 96 में, वो भी गुरुजी का बुलावा था कि मेरे हस्बैंड का ओवरसीज असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ, और हम सियाटल से सिंगापुर मूव हो गए। और वहाँ जा करके वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज थी। उस समय वो 14 ईयर्स की थी। वो खाली इन्हेलर पर ही रहती थी, हर 2 घंटे में उसको पफ्स लेने पड़ते थे। अटैक होता था तो उसको फिर नेबुलाइजर देना पड़ता था। तो ऐसा ही चल रहा था, और कोई भी वो ना पार्क में खेल सकती थी, ना बाहर अपने उसमें कैंपिंग में जा सकती थी स्कूल की तरफ से, कुछ भी, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी। उसी दौरान 98 में एक बार हम इंडिया गए, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं। उन्होंने हम लोगों से कहा तुम लोग परेशान हो, मेरे ऐसे गुरुजी हैं, और अगर गुरुजी कृपा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो उस समय तक हम लोग बहुत ही परेशान थे और कहीं भी जाने को तैयार थे। और चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो जलंधर के डीजीपी थे, आसाम के थे। तो हम लोग ने सोचा कि ये जहाँ भी ले जाएंगे अच्छी जगह ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल तुम लोग आ जाना और हम तुमको ले चलेंगे। मेरे हस्बैंड हम तो अपनी बेटी को लेकर के गए, और उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे हम करेंगे वैसे करना, पूरा कुछ नहीं बताया था उन्होंने गुरुजी के बारे में। और मैं पूरे रास्ते सोच रही थी कोई गुरुजी बुजुर्ग से होंगे, दाढ़ी होगी और सफ़ेद कपड़े पहने होंगे, ऐसे बैठे होंगे, और यही मन में मेरी पिक्चर थी। पर वहाँ जा करके सब कुछ चेंज पाया मुझे। मैंने उनको देखा, गुरुजी को, वो जैसे प्रिंस लग रहे थे अपने आसन पर, ब्यूटीफुल रोब पर बैठे हुए थे पहने हुए, और सारी इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे संगत बैठी थी, लेडीज़ बैठी थी, और सब कुछ सुंदर लग रहा था। और मैं जब अंदर गई तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये गुरुजी इतने यंग से हैं और डैशिंग पर्सनालिटी, ये कैसे ठीक करेंगे। और कई लेडीज़ उनके पैर दबा रही थी, और बहुत ऊंचा ऊंचा शब्द बज रहा था, और हम लोग पंजाबी नहीं है तो मुझे शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एनीवे चाचा जी ने जब प्रणाम किया तो हम लोगों ने भी उनको प्रणाम किया। मेरी बारी जब आई, जब मैंने प्रणाम किया, तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों का, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स का, सब कुछ बता दिया उन्होंने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बता दिया होगा। उस समय मेरे ब्रदर का प्लेन क्रैश हुआ था। ही वॉज ओनली 40, और जयपुर में आर्मी में थे, और ही हैड जस्ट पास अवे, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन। गुरुजी ने वो भी बता दिया मुझे। एनीवे मैं जाकर के बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देख रही थी, और मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि गुरुजी इतने डैशिंग पर्सनालिटी हैं, ये कैसे करेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और शब्द भी इतने ऊंचे बज रहे थे। मैंने कहा इतने लाउड क्यों बज रहे हैं यहाँ पर, इतना सब कुछ डिफरेंट लग रहा था मुझे। मैं ध्यान में तो नहीं लगी उस समय, और बस इधर उधर देख रही थी लोगों को। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया, और उन्होंने मेरे से कहा कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सारा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी, और मैं रोने लगी, क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस समय एकदम जीरो हो जाते हैं। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो मैं वैसे भी इतनी भरी हुई थी, दर्द में थी अपनी बेटी की वजह से। मैं रोने लगी, और मैंने सब कुछ उनको बता दिया। गुरुजी कैसे ना डाउट करूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरी बेटी को इतनी प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, अब ये हो गया वो हो गया, सारे जो मेरे बैगेज था इतने सालों का, सब कुछ मैंने गुरुजी को रोते रोते बता दिया। गुरुजी ने बड़े प्यार से सुना, और उसके बाद उन्होंने ऐसे अपना हाथ उठाया और कहा जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उस समय मुझे समझ नहीं आया कल्याण का महत्व क्या होता है। मैंने सोचा शायद पंजाबी में ऐसे ही कहते होंगे। फिर गुरुजी कहते हैं जा तू जाके लंगर कर ले। तो मैं दीवार के सहारे जाके बैठ गई। फिर चाचा जी थे, कहते हैं कि गुरुजी बड़ी देर तक कह रहे थे, कुछ क्या कहा। उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो वो खुश होकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ठीक हो गई। पर मैं कन्विंस नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद गुरुजी। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा और चांदी का ओम, और उन्होंने एक्जैक्टली बताया था कितना बड़ा ओम होना चाहिए, और उसको सिल्वर की चेन में पहनना है।
तो हम लोग गए और वापस नेक्स्ट डे जब लेके गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने वो लोटा देखा और कहा कि ये नहीं ठीक है। तो मैं समझी नहीं, कहते हैं कि मुझे ब्लेस करने के लिए बेस्ट होना चाहिए। ये लोटे में दाग है और डेंट था। कहते हैं कि जिसमें जो भी लोटा लाओ वो बेदाग होना चाहिए और डेंट नहीं होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। यानी फिर उन्होंने एक शॉप का नाम भी बताया, कहा कि वहाँ से लेके आना है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर वहाँ से लेके गए। सेकेंड डे तब गुरुजी ने उसको अपने हाथों में लिया और उन्होंने ब्लेस किया, मेरी बेटी को दिया और कहा कि इसमें पानी भर के सुबह उठ के पीना है, आधे से नहाना है। और वो चांदी के ओम को गुरुजी ने कहा इसको 51 दिन तक पहनना है। फिर संगत जी वो दिन और आज का दिन, उसके बाद से उसने कभी भी इनहेलर नहीं यूज़ किया। जय गुरु जी। ये गुरु जी की बहुत अपरंपार कृपा है जो फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया। और कौन हो सकते हैं गुरु जी? गुरु जी भगवान नहीं है तो कौन है? वो महाशिव है। मैं शिव की भक्त हूँ, उनको प्रे करती थी और गुरु जी शिव अवतार, गुरु जी शिव खुद आकर के उन्होंने बुला करके मेरी बेटी को ठीक किया। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फर्स्ट टाइम गुरु जी ने किस तरह से उसको ब्लेस किया। फिर उसके बाद हमारी जर्नी ऐसी चलने लगी। फिर हम सिंगापुर चले गए और सिंगापुर में मैंने वो चांदी का ओम पहना दिया था। जब हम वापस सिंगापुर आए, एक दिन मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई थी, होमवर्क कर रही थी और वो चांदी का ओम अपने आप गिर गया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैंने दोबारा उसको दूसरे चेन में डाल के पहनाया। सेकंड डे वो फिर गिर गया। तो मेरी बेटी कहती है कि मैम गुरु जी ने कहा था 51 डेज़। तो हमने जब कैलेंडर में देखा तो उसी दिन 51 डेज़ हुए थे, एक दिन पहले। तो गुरु जी अपने अकाउंट में, अपने टाइमिंग में, सब चीज़ में एकदम उनका जो एक एक चीज़ का इतना परफेक्ट कैलकुलेशन टाइमिंग वाइज, तो वो भी गुरुजी ने समझा दिया कि जो टाइमिंग है वो गुरुजी 51 दिन कहा था, 51 दिन ही पहनना था। वो अपने आप गिर गया था। और गुरुजी दिल्ली में, हम सिंगापुर में। एनीवे उसको हम लोग ने तकिए के नीचे रख दिया और उसके बाद से उसकी एलर्जीज वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका स्कूल ट्रिप था, उसमें भी वो गई ऑस्ट्रेलिया कैंपिंग में, सब कुछ। मतलब ये उस समय ऐसा लगा था कि हमें भगवान मिल गए हैं। किस तरह से उनको थैंक्स करें, तो मन में इतनी थैंक्स की भावना आ रही थी कि गुरुजी को कैसे थैंक्स करें। तो चाचा जी को हम लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि हम लोग गुरुजी को आके थैंक्स करना चाहते हैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। वो बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि कुछ हम यहाँ शॉपिंग करके लाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर भी कन्विंस नहीं थी, जो भी था। जो गए गुरुजी को, जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने कहा, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी ने उसके गाल में ऐसे प्यार का से थप्पड़ मार के कहा धीरे से कि इन्हें तो ठीक होना ही था। तो गुरुजी आपको ब्लेस भी करते हैं और वो किसी और को उसका श्रेय देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तो ब्लेस होना ही था। तो गुरुजी इतने मॉडेस्ट, इतने हम्बल गुरुजी, कभी भी उन्होंने ऐसे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, ग्रेटनेस नहीं दिखाई। सबके साथ प्यार से बात करते थे, सबको अपनाते थे, सबको ब्लेस करते थे, सबका इतना सत्कार करते थे, लंगर खिलाना, सब कुछ। ऐसी जगह हमने कहीं नहीं देखी थी जहाँ आपको कुछ भी देना नहीं होता है। शुरू से कहीं भी जाते थे पहले हमें देना पड़ता था, और ये पार्ट वो पार्ट, इतने पैसे इतने वो। और गुरुजी के दरबार में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि वहाँ गुरुजी ब्लेस भी कर रहे हैं, आपकी बीमारियाँ भी ठीक कर रहे हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। ये कैसा दरबार है? ये भगवान का ही दरबार हो सकता है। भगवान भी ऐसे ही हैं। तो जो जो क्वालिटी बचपन में भगवान के बारे में सुनी थी, पढ़ी थी, वो सारी क्वालिटीज़ मैंने गुरुजी में देखी हैं। सारी क्वालिटीज़। गुरुजी का शरीर इतना सुगंधित, इतना सुंदर, जैसे शिव जी का है, उसमें एक श्लोक आता है सुगंधित। तो गुरुजी का एक एक अंग से सुगंध इतनी जैसे पुंज हो, इतनी ज़्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस रहती थी गुरुजी की। आप उनके पास बैठ जाओ तो आपकी बॉडी से भी सुगंध आने लगती थी, आपके बालों से, आपके कपड़ों से। अगर गुरुजी की कृपा हो, अगर आप उनके चरण स्पर्श कर लें, उनको छू लें, उनके हाथ छू लें, तो आपके हाथों में कितने दिनों तक सुगंध रहती थी। आप जितना भी वॉश कर लो, ये भगवान ही है, पूरे भगवान है। फिर उसी प्रकार अब मेरी बेटी ठीक हो गई। अब मुझे लगने लगा कि गुरुजी हमें भगवान मिल गए हैं। और फिर सिंगापुर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जो भी छुट्टियां होती थी, हम पूरे समर भर 3 महीने वहीं आके रहते थे। नोएडा में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के पास आ जाते थे, वहीं से जाते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हम जब सिंगापुर आ रहे थे, सिंगापुर से गुरुजी की बर्थडे में आ रहे थे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रेम सिंह। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी, हम सिंगापुर में थे, जो हो रहा था सब कुछ गुरुजी को पता रहता था। एक एक चीज़ उनको खबर रहती थी, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो प्रेम सिंह उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे सिंगापुर में, फैमिली फ्रेंड थे। तो वो हमारे घर आए हुए थे और ऐसी ही बातें हो रही थी। वो जब जाने लगे तो हमारे हॉलिडे में गुरुजी का स्वरूप जो लगा हुआ है, तो उनको उसको देख करके वो बैठ के कहने कि ये कौन है, बहुत पावरफुल है। तो हम लोग ने गुरुजी के बारे में उनको बताया और वो कहते हैं कि मुझे भी इनके दर्शन करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग गुरुजी के बर्थडे में जा रहे हैं, तो आप ज़रूर आइए। कहते हैं ठीक है, हम साथ में चलेंगे। तो उसके बाद 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार, क्योंकि कोई मिनिस्टर्स आ गए इंडिया से, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। ठीक है, फिर हम लोग गुरुजी के दरबार में गए उनकी बर्थडे से पहले। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा और प्रेम सिंह नहीं आया। तो हम लोग एकदम शॉक हो गए कि कैसे गुरुजी, मतलब ये एक्सपीरियंसेस देख के गुरुजी ने हमें समझाया कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर एनीवे आप काफ़ी पुरानी संगत को मालूम होगा कि प्रेम सिंह जब रिटायर होकर दिल्ली आए हैं, तो गुरुजी के कितने बड़े भक्त और हमेशा वहाँ बैठे रहते थे गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको। तो जब हम सिंगापुर वापस जाते थे
मन नहीं लगता था और हमेशा लगता था कि गुरु जी के दर्शन को कब जाएं। जैसे आपको एक लगन लग जाती है भगवान से, आपको खाली उनकी बातों में रस आता है, खाली उनके बारे में सोचने में अच्छा लगता है। संगत उस समय नहीं होती थी, सिंगापुर में कुछ भी नहीं था। ऐसा होता था कि बस शब्द सुनने को मिल जाएं और गुरु जी के बारे में मैं फ़ोन करके पूछती रहती थी वहाँ पर। तो एक बार उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो मैं कभी वहाँ गई नहीं सिंगापुर में गुरुद्वारे में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खड़ा प्रसाद बना करके किचन में और फिर जाएंगे हम लोग। मेरा बेटा छोटा था उस समय, 5-6 साल का था। वो बॉल से खेल रहा था हॉलवे में और गुरु जी का स्वरूप लगा था जिसमें उनकी आंखें बंद हैं और उनका चेहरा उनके हाथों में ऐसे है। तो वो बॉल वहाँ पे गिरी तो वो उठाने लगा, तो उसको गुरु जी का दर्शन हुआ। वो आंखें बंद थी, गुरु जी ने आंखें खोल करके उसकी तरफ स्माइल करके देखा और वो एकदम से डर गया। वो दौड़ा दौड़ा आया किचन में और मेरे से कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? तो कहता है मुझे ऐसे वो पिक्चर से गुरु जी ने खोल करके इतना क्लियर दर्शन दिया। मैं भी गई, मैंने देखा, मैंने कहा मुझे भी दर्शन हो जाएंगे, पर मुझे नहीं दिखाई दिए गुरु जी। दर्शन जिसको देना होता है गुरु जी उसको ही देते हैं। तो एनीवे उसको ब्लेस किया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम गुरु जी के दरबार में गए तो जैसे ही मेरे बेटे ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी कहते हैं इतने स्माइलिंग, इतने वेलकमिंग, ऐसे धीरे से ऐसे सच कहते हैं और देखा था मेरी पिक्चर। तो हम समझ गए कि गुरु जी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वही एक्सपीरियंस देते हैं और वही आपसे सुनवाते हैं। तो इतने सत्संग हैं। एक बार क्या हुआ कि मेरे बेटे का पैर जो था वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, एंकल उसका, और बहुत उसको दर्द रहता था। उसकी एड़ी में, उसके एंकल में इतनी पेन रहती थी और इतनी स्वेलिंग रहती थी कि वो किसी चीज़ से टकरा जाता था तो चीखें मारता था और चलने में भी उसको प्रॉब्लम थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे। यूएस में पैदा हुआ था, यहाँ सियाटल में भी उसको दिखाया सर्जन को और सिंगापुर में भी दिखाया और उसको फिर हम इंडिया गए थे तो वहाँ डॉक्टर सेठी को दिखा के आए थे और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी पैर से नहीं, इसके हिप्स से होगी क्योंकि हिप्स इसका टर्न है अंदर की तरफ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 6 महीने तक इसका वो रहेगा और इसको रॉड डलेगी और ये सब काफ़ी लंबा था प्रोसेस और 6 महीने तक ये चल नहीं पाएगा। एनीवे हम परेशान थे, पर शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे, बुला के पूछते रहते थे। फिर एक दिन आया जब गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आज के बाद बात बिल्कुल नहीं करना, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं उसी हिसाब से ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं आज के बाद कोई बात नहीं करनी है और गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से बात होगी। एनीवे उसके बाद तो खाली जाते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे, हम लोग वापस आ आते थे और अगर गुरुजी की कृपा होती थी तब वो बात करते थे तो हम लोग उनको बताते थे। तो उस दिन मैं डॉक्टर सेठी को दिखा के अपने बेटे को आई थी जयपुर से और वहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि कितों गई थी? तो मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे हैं तो बता दूं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे डॉक्टर सेठी को जयपुर में दिखा के लाई हूँ, इसका पैर का ऐसे ऐसे है, सारा बताया उनको तो सर्जरी के लिए। तो गुरुजी ने एक सेकंड देखा उसकी तरफ, कहते नहीं सर्जरी की कोई कॉल नहीं है। और गुरुजी ने उपाय भी बताया कि किस तरह से ठंडे पानी और गर्म पानी से अल्टरनेट उसी सिकाई करनी है और मेरे हस्बैंड से कहा कि इसके एंकल में उनको रोज़ मालिश करनी है और ऐसे ही करना है, यही उपाय बताया गुरुजी ने। एनीवे हम लोग वापस चले गए और वैसे ही करने लगे जैसे गुरुजी ने कहा था। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आफ्टर अ मंथ और सो एक दिन मेरे हस्बैंड उसकी एंकल में उसको मसाज कर रहे थे और उन्होंने देखा, शुरू में वो बहुत चिल्लाता था, मसाज से पैरों में बहुत दर्द होती थी और बिल्कुल भी उसको मतलब इतनी दर्द ही नहीं हो रही थी। और उससे पहले की बात है कि उन्हीं दिनों सिंगापुर आने से पहले एक दिन हम लोग गुरुजी के दरबार में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। करीब 6 बजे थे। गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे, वहाँ कोई नहीं था। तो हमने गुरुजी को प्रणाम किया। मेरे बेटे ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुजी के आसन के बगल में इतनी बड़ी सी टेबल थी, मार्बल की, बहुत ही हैवी टेबल थी जिसमें गुरुजी प्रसाद रख के देते थे लोगों को। तो जैसे ही मेरे बेटी ने जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी के आसन को, वो टेबल कोई नहीं था वहाँ पर और वो टेबल अपने आप उसके उसी एंकल पे आके गिरी है और इतने कस के वो चीखा है क्योंकि उसी एंकल में उसको स्वेलिंग थी, तकलीफ थी जो थी। वो इतनी कस के रोने लगा और हम लोग भी घबरा गए। उस समय कक्कड़ अंकल थे सेवादार, तो वो किचन से आइस लेके आए और मैंने आइस लगाया और वो रोए जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी को डिस्टर्ब ना हो। मैं उसको ऊपर ले गई, ऊपर ले जाके उसको सोफे में लेटा दिया और आइस लगाती रही और मैंने कहा आज हम यहीं ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। और वो थोड़ी देर में सो गया और संगत आती रही, गुरुजी भी आ गए अपने आसन में बैठ के। और जब वो उठा थोड़ी देर बाद तो कहता है बिल्कुल भी मुझे तकलीफ नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं थी उसको। और वो कहता है कि हम नीचे जाके बैठेंगे। वो अपने आप से सीढ़ियों से उतर के आया और गुरुजी ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी। वो टेबल गिरा के उसके पैरों पर। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, किस तरह से गुरुजी महाराज ने जो उसको 6 महीने का उसको करना था और डॉक्टर्स ने कहा था हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो कि ना हो, ये भी नहीं मालूम। तो गुरुजी महाराज की इतनी दया है, किस तरह से उन्होंने उस बच्चे के पैर पर टेबल गिरा करके अपने आप से सर्जरी कर दी। मतलब किस तरह से गुरुजी को थैंक्स करें, शुक्राना करें। गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। और इसी प्रकार से ये हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही। सिंगापुर में आप लोगों ने सुना ही होगा 2003 में या 4 में सार्स आया था और इतना बुरा था उस समय कि मतलब
इतना स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे, कोई ग्रोसरी को नहीं जा सकता था और छोटा बच्चा था बाहर खेल नहीं सकता था। बहुत ही मतलब एक भयानक सी बीमारी की तरह लग रहा था। और जैसे अभी हो रहा है उस समय कुछ पता नहीं था उसका। और सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल ही घर के अंदर बैठे बैठे खाली न्यूज़ न्यूज़ देखते देखते इट वॉज टेकिंग अ टोल इमोशनली और हमारे मेंटली भी बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। और बस ये लग रहा था हम किसी तरह से गुरु जी के दरबार में पहुँच जाएँ। एनीवे मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क लिया और हम लोगों ने फ़्लाइट एकदम एम्प्टी थी, जैसे हम लोगों के लिए कोई नहीं ट्रैवल कर रहा था। हमने मास्क पहन करके हम लोगों ने फ़्लाइट ली, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जन फ्लाई करके गए वहाँ। फिर उसके बाद गुरु जी के दरबार में नहीं गए क्योंकि हमें अंदर से थोड़ा गिल्टी लग रहा था कि हम लोग कहीं कैरियर ना हो और हम नहीं चाहते थे किसी को मेरी वजह से हो। हम घर भी नहीं गए नोएडा, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर इंपीरियल में अपना रिजर्वेशन कराया था। हम लोग वहीं होटल में जा करके वहीं हम लोग रहने लगे। 1-2 दिन बीत गया हम लोगों का वहाँ पर मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था खाली दूर से गुरु जी का दर्शन करके चले आएंगे। अब अपने अंदर थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब ये मैं ठीक कर रही हूँ मॉरली कि नहीं, अगर गुरु जी के दरबार में जाते हैं पता नहीं क्या होता है। तो पर मन नहीं माना। 2-3 दिन के बाद हम लोग बड़े चुपचाप से, शुरू में तो हमेशा मैं गुरु जी के सामने बैठना चाहती थी कि उनका दर्शन होता रहा, उनका सुंदर स्वरूप का दर्शन होते रहे। पर उस दिन जब हम थोड़ा लेट में पहुंचे और हम लोगों ने सोचा था एकदम पीछे जाके बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, गुरु जी का दर्शन करके हम चुपचाप वापस आ जाएंगे। पीछे जाके बैठ गए और उसके बाद लंगर हुआ। हमने चुपचाप से सब नीचे करके सारा लंगर खाया और बस लंगर खा के मैं बाहर निकल ही रही थी और मेरे हाथ गंदे थे। और एकदम से मेनका गांधी जी बैठी हुई थी गुरु जी के बगल में। वो कस के मेरी तरफ कहती है कि जो है गुरु जी आपको 2 दिन से याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप यहाँ आ गए हो और आप लोग कहाँ थे। देखिए गुरु जी कितने महाराज, मतलब आप गुरु जी से छिप नहीं सकते हो। आप कहाँ भी रहते हो क्या है उनको सारी खबर है। उनको मालूम था किस दिन हम आए हैं और हम कितने दिन वहाँ नहीं आए हैं और क्या हो रहा है। फिर एनीवे मैं बाहर जाके हाथ धो करके आई और गुरु जी के पास आके बैठी। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा कित्थों आई है। तो मैंने कहा गुरु जी ऐसे ऐसे वहाँ सार्स फैला है। कहते हैं कित्थे रह रही है। मैंने कहा गुरु जी अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई हूँ क्योंकि वो ओल्डर हैं और थोड़ा डर लगता है कि हम लोग कहीं कैरियर ना हो गुरु जी, इस वजह से हम लोग होटल में हैं। 2 हफ्ते वहाँ रहेंगे फिर जाएंगे घर पर। तो गुरु जी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं सार्स की है। तो मैं चुप हो गई और मैंने कहा गांधी जी, वो गुरु जी को समझाने लगी सार्स के बारे में सारा कुछ बताया। और गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और कहते हैं कि सास बड़ा या गुरु बड़ा। तो मैं एकदम घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया। तो गुरु जी ने अपने पास ही बैठा लिया और उन्होंने अपने चरण दिए दबाने के लिए। और मैं इतना जो हेजिटेट कर रही थी कि मुझे गुरु जी के पास भी नहीं जाना है, मैं भी आई एम अ कैरियर, मुझे गुरु जी को छूना भी नहीं है, मुझे संगत से भी दूर रहना है, अपने फैमिली से भी दूर रहना है। और हम होटल रूम में कहीं बाहर नहीं निकलते थे, बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे। गुरु जी ने किस तरह से अपने पास बैठा करके जो ब्लेसिंग दी कुछ पता ही नहीं चला। वो टाइम 2 हफ्ते कैसे निकल गया। गुरु जी कहते नहीं आया कर, एवरी डे गुरु जी के दर्शन करते थे और लंगर खाते थे और गुरु जी ने उसको पूरा ठीक किया। तो गुरु जी जैसे अपने दरबार में वहाँ बुला के करते थे वैसे ही अभी भी हो रहा है। ऐसे दरबार सब जगह हो रहा है, हर दरबार में सत्संग हो रहा है, हर दरबार में हम पुरानी संगत नई संगत कुछ भी नहीं फर्क हो रहा है, सारे लोग मिलकर सत्संग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस गुरु जी को हम नजरों से नहीं देख पा रहे हैं पर महसूस कर रहे हैं कि वो टाइम वैसा ही है। गुरु जी हमेशा कहते थे मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। तो टेलीपैथी की मैं बात जरूर बताऊंगी। जब गुरु जी ने मेरे से कहा था कि तो आज के बाद बात नहीं करेंगे, टेलीपैथी से बात करेंगे, तो मैं समझी नहीं और मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी, मैं रोने लगी जब गुरु जी ने कहा आज के बाद बात नहीं करेंगे। तो मैंने गुरु जी की तरफ देखकर कहा गुरु जी, पर मैं तो किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती हूँ जो भी मेरे मन में रहता है प्रॉब्लम्स। आप ही एक हो गुरु जी, अब हम कहीं नहीं जाते हैं, मैं आपसे नहीं बात करूँगी तो किससे बात करूँगी। तो गुरु जी ने कहा टेलीपैथी से बात करना। तो मैंने कहा गुरु जी टेलीपैथी से कैसे बात करूँगी, मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ, आप यहाँ रहते हैं। तो गुरु जी ने मुझे उसके बारे में बताया। कहते हैं कि जब तू ध्यान में बैठती है ना तब तू मेरे से बात किया कर, जब तू बात करेगी ध्यान में तब मैं तुझे सारे आंसर्स दूंगा। और संगत जी वो बात गुरु जी ने कह दी तो हो गई। आज भी जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी से भी पूछा नहीं रहता, किसी से भी नहीं। वो गुरु जी का ऐसा कनेक्शन डायरेक्ट होता है कि गुरु जी अपनी बात का, आपकी बात का आंसर भी देते हैं। और बस ये है कि अपने नॉइज़ हमें बिल्कुल डाउन कर देनी है और हमें ज़ीरो हो जाना है, हमें एकदम अपनी आइडेंटिफिकेशन छोड़ देनी है। हम जब ज़ीरो होते हैं तब गुरु जी हमारे आंसर्स देते हैं। और यही गुरु जी का वे था बताने का, कहने का। और गुरु जी ने कहा था मेरे स्वरूप से बात करना, मेरे स्वरूप जितने मेरे स्वरूप हैं उतने ही मैं हूँ। तो मैं उस समय समझी नहीं थी। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी की शादी तय हुई। वो भी गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है गुरु जी की। हम जैसे, मेरी 3 बेटियां हैं, जैसे हम गुरु जी के दरबार में जाते थे गुरु जी फर्स्ट क्वेश्चन कहते थे कि शादी तय की, और हम कहते थे नहीं गुरु जी, और वापस सिंगापुर आ जाते थे। फिर जाते थे फर्स्ट क्वेश्चन फिर वही कहते थे, सारी संगत के सामने कस के बोलते थे गुरु जी। और हमें बड़ी शर्म आती थी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी आप पहले जाओ क्योंकि गुरु जी ऐसा कहेंगे और बड़ा बुरा लगता है। पर हमें क्या मालूम कि गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं ऐसे कह करके। एनीवे उसके बाद हम फिर वापस गए सिंगापुर। तो मेरी बेटी आई हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि गुरु जी ऐसे शादी के लिए कह रहे हैं और इस तरह से तुम्हारा प्रोफाइल डाल देते हैं, अगर तुम्हें कोई तुम जानती हो तो ठीक है, यू लेट अस नो, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है तो फिर मैं ढूंढती हूँ। कहती नहीं आप ढूंढो। तो मैं ऐसे प्रोफाइल उसकी बना के उसके साथ मैंने उस समय शादी.com था, मैंने उसमें डाल दी।
और फिर उसके बाद एवरी डे मैं उसको चेक करती थी। मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते थे, तो मेरे पास बहुत टाइम रहता था। मेरा बेटा स्कूल जाता था और तीनों बेटियां यूएस आ गई थी कॉलेज में। तो मैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे बैठ करके बस देखती रहती थी और बार बार मन में सोचती थी, गुरुजी तो कुछ करते नहीं है और मुझे कहते हैं शादी करो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है, कैसे मिलेगा लड़का, आजकल कोई बताता भी नहीं है कैसे क्या। तो एक रात को मैं बैठ करके बड़ी देर तक देख रही थी और मन बहुत कंप्लेन कर रही थी। मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रही थी गुरुजी तो कुछ करते नहीं है और मुझे कहती हैं शादी करो, मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं कंप्लेन कर रही थी, उसी समय घंटी बजी, फ़ोन की घंटी बजी और जैसे फ़ोन मैंने उठाया तो गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं एकदम डर गई। मैंने कहा जी गुरुजी। तो कहते हैं क्या कर रही थी। अब मैं हंसने लगी, मुझे समझना है कि मैं क्या बोलूँ। मैं तो गुरुजी के को कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, मुझे आपने इतना बड़ा वो दिया है, कैसे करूँगी मैं। तो मैंने कहा जी गुरुजी बस कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो गुरुजी ऐसे इस तरह से करके आपको ब्लेस कर देते थे। कोई गुरुजी लॉन्ग चैट नहीं करते थे, बस 1 सेकंड पूछा और फ़ोन रख देते थे। तो एनीवे इस तरह से उन्होंने ब्लेस किया जो किया। उसके बाद फाइनली एक दिन गुरुजी, गुरु पूर्णिमा था मुझे याद है, और बैठे हुए थे गुरुजी अपने एम्पायर स्टेट में, उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन पहले 2 दिन बाद बैठे हुए थे और गुरुजी ने अपने चरणों की सेवा दी थी और उनके चरण दबाए थे और एक तरफ मेरे देवर बैठे हुए थे। हम दोनों जन सेवा कर रहे थे और गुरुजी अचानक मेरी तरफ देखकर कहते हैं बेटी की शादी तय करी। मैंने कहा जी नहीं गुरुजी। तो कहते हैं जात पात से ऊपर उठ, नहीं तो बैठी रहे। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी सीख दी, जो मैं खाली अपनी जात में ढूंढ रही थी, मैंने जाके उसको चेंज कर दिया और खाली हिंदू लिख दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी दिन मुझे अभी जो मेरे सन इन लॉ हैं उनका मैसेज आया और मैंने अपनी बेटी को फॉरवर्ड किया, किस तरह से बात बनी और विद इन फ्यू मंथ्स सब कुछ सेटल हो गया और गुरुजी की कृपा से उसकी एंगेजमेंट हो गई और हम लोग सिंगापुर से वापस सियाटल आ गए थे 2006 में। गुरुजी बहुत बहुत जोर देते थे, 2-3 साल पहले से कहने लगे तू यूएस वापस जा, अपनी कुड़ियाँ दा ब्याह कर। और हम लोगों का बिल्कुल यहाँ आने का मन नहीं था। हम लोगों ने सोचा था सिंगापुर से हम गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे और गुरुजी के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि देखिए इस जन्म में अगर हमें भगवान मिल गए और क्या चाहिए। ये जन्म हमारा सफल हो गया, क्योंकि हमारा ये बॉडी पाना, इस धरती पे आना हमारा यही था कि भगवान हमें दर्शन देंगे। और मुझे लगता है कि वी आर वेरी लकी कि हमने साक्षात भगवान महाशिव के दर्शन करे। जो आप एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, इसमें मेरा कोई गुणगान नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, आई एम ज़ीरो। ये गुरु जी का, मेरे गुरु जी का महानता है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग है। कहते हैं कि उस तक तेरी उस तक कर जीवा। वही मुझे लगता है कि जितना मैं गुरु जी की उस तक करती हूँ उतनी गुरु जी मुझे एनर्जी देते हैं और मैं इतनी खुशी देते हैं। मुझे अंदर से किसी चीज़ में खुशी नहीं होती है जितनी मुझे गुरु जी का सेवा करना, गुरु जी के बारे में बताना, गुरु जी का सत्संग करना। ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम उस समय भी ऐसे ही चलता था, जब जाते थे हम सिंगापुर से उतनी खुशी होती थी और आज भी उतनी खुशी होती है जब हम सत्संग करते हैं, जब गुरु जी का गुणगान करते हैं, जब गुरु जी की कृपा के बारे में शेयर करते हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जितनी पुरानी संगत है वो इस मीडियम में आकर के अपने सत्संग शेयर कर रही है, उससे हम सबको उस ब्लेसिंग मिल रही है। गुरु जी कहते थे जो सत्संग कर रहा है और जो सुन रहा है सबको मेरी ब्लेसिंग बराबर है। तो कभी आप प्लीज़ ये नहीं सोचिएगा कि इन आंटी को इतनी टाइम मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई। मुझे तो लगता है जो नई संगत है वो हम लोगों से ज़्यादा ब्लेस है। इतनी कृपा, इतना फेथ, हमने तो गुरु जी को देख करके साक्षात फेथ देखा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस होते गए, पर आप लोग गुरु जी को बॉडी फॉर्म में नहीं देखते हुए इतने जुड़े हुए हैं। हैट्स ऑफ टू यू, मेरा प्रणाम आप सबको। कि उस समय अगर कोई मुझे ऐसी जगह ले जाता तो शायद मैं फेथ नहीं कर पाती, पर इस तरह से गुरु जी के जाने के बाद बगैर देखिए इतनी संगत बढ़ रही है, इतनी संगत बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये क्या है? ये गुरु जी की महिमा है। इट्स नॉट बिकॉज एनी ऑफ अस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गुरु जी महाराज। वो खुद ब्लेस कर रहे हैं, वो खुद एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं, वो साक्षात यही हैं। हम संगत के बीच जब हम उनका गुणगान करते हैं, हम वो हमेशा आते हैं। गुरु जी हमेशा कहते थे जहाँ मेरा सत्संग होता है मैं उतना ही रहता हूँ। उसी बात पे मैं बताती हूँ कि एक बार गुरु जी कैसे सुनते हैं, हर एक चीज़ सुनते हैं। एम्पायर स्टेट में काफ़ी संगत आती थी उस समय, तो मैं किसी को नाम से नहीं जानती थी, क्योंकि गुरु जी के दरबार में खाली गुरु जी के लिए हम सारे जाते थे, पर शक्लों से देखते थे, पर कोई अलाउड नहीं था किसी के साथ बात करना। ये भी बहुत बड़ी बात है, सीख है। तो गुरु जी के आप दरबार में जाइए, आपको किसी से कनेक्शन नहीं करना है, खाली गुरु जी से कनेक्शन करना है। वहाँ हमारा रिलेशन बस 1 to 1 गुरु जी के साथ है और सारे सेवादार हैं। ये कभी नहीं सोचिए कि वो आंटी बड़ी हैं, ये अंकल ये इनसे इतने सालों से जुड़े हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ सारे बराबर हैं। तो किसी को मुझे मालूम नहीं था, नाम से बस शक्लों से दिखती थी कि ये हैं, पर मुझे नहीं मालूम था। तो एक बार कोई आंटी आई हुई थी, तो वो गुरु जी के चरणों के पास बैठी हुई थी और गुरु जी ने कहा तो तू एनु अपना सत्संग सुना। तो मैं अपना सत्संग सुना रही थी और उसके बाद गुरु जी मेरी तरफ देख के कहते हैं एनु बता गुरु होता कौन है। तो मुझे समझ नहीं आया, गुरु जी के सामने आप क्या बखान कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। जो गुरु जी चाहेंगे वही आप बोलोगे। और गुरु जी एक एक सत्संग सुनते हैं, आप चाहे वहाँ बैठे हो या किचन के पास इतनी दूर सत्संग कर रहे हो, हर एक सत्संग में गुरु जी की कान रहते थे, सब कुछ उन्हें मालूम रहता था। एनीवे उनके साथ सत्संग किया। फिर कोई बहुत दूर कहाँ किचन के पास बैठी थी, गुरु जी ने कहा जा उठे जाके सत्संग कर। वहाँ जाके मैं सत्संग करने लगी और गुरु जी अपने आसन पर है और इतनी दूर मैं वहाँ बैठी हूँ और गुरु जी वहाँ से एक एक चीज़ सुन रहे थे और मुझे कहने लगे अच्छा अब वो वाला सुना, अच्छा ये सुना दिया, वो वाला सुना, सब कुछ। मतलब गुरु जी अपने आप से आपको एक्सपीरियंस देते हैं और ब्लेस करते हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो आपको याद दिला करके सब कहते हैं अच्छा वो सुना, अच्छा वो सुना, वो सुना। मतलब सारे सत्संग गुरु जी अपने आप से सुनवाते हैं और सुनते भी हैं और हंसते भी हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं।
तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जब गुरुजी से जुड़ गए तो सेवा भाव का मन में ये वो भी गुरुजी की वजह से होता है। जब आपको सब कुछ मिल जाता है, इतनी ब्लेसिंग मिल जाती है, तो आप एकदम छोटे हो जाते हो, आपका ईगो चला जाता है, आपको आपके मन में खाली प्यार की भावना आती है सारी संगत के लिए और अपने गुरु के लिए। आपके लिए इतना इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार होता है कि आपको लगता है कि हम गुरुजी के लिए क्या करें, गुरुजी ने इतना किया है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये भावना गुरुजी ने शायद डाली होगी सेवा भाव की मेरे मन में, और मैं हमेशा देखती रहती थी, हाँ ये आंटी लोग कितनी ब्लेस हैं, सिंगला आंटी, जोशी आंटी, और किस तरह से अंकल लोग सब सेवा करते हैं किचन में और किस तरह से वो करते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली है, मुझे कुछ यहाँ पे सेवा करनी चाहिए। और मैं गुरुजी के साथ कुछ बात नहीं कर सकते थे, तो मैं चुपचाप एक दिन काफ़ी संगत जा चुकी थी, गुरुजी ने रोका हुआ था, तो मैं थोड़ा दूर किचन के पास जाके वहाँ बैठ गई और मैं रुकी रही। मैंने सोचा कि जब जोशी आंटी निकलेंगी तो मैं उनसे पूछूंगी। मैंने जोशी आंटी से पूछा कि आंटी कोई सेवा है, तो आंटी कहती हैं कि मैंने कहा कि यहाँ कोई जूठे बर्तन मैं धो सकती हूँ आंटी। तो मेरी तरफ देखें, कहती हैं कि यहाँ पे वही होता है जो गुरुजी जिसको अप्रूव करते हैं, जिसको गुरुजी बोलते हैं वही सेवा कर सकता है, तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए। अब गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं थी, मैं चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी और गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे इतनी दूर, और वो कहते जाइए जाइए पूछिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, मैं वहीं बैठी रही। फिर गुरुजी उठ के मेरी तरफ आने लगे, मैं उठ के खड़ी हो गई और जोशी आंटी मेरे पास थी। तो वो आके मेरे से कहते हैं कि गले आंटी कुछ पूछना है। तो मैंने कहा मैं कुछ बोली नहीं, गुरुजी से क्या कह सकते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती थी। गुरुजी का इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर, मैंने कभी गुरुजी को ऐसे हक नहीं किया। मन होता था पर एक गुरुजी का जो डिस्टेंस, एक गरिमा रहती थी वो मेरे दिल में थी। गुरुजी को मैं दूर से देखना चाहती थी। तो आंटी ने मुझे कोहनी मारी और कहा कि आप पूछिए पूछिए। तो गुरुजी कहते हैं क्या पूछना है पूछो। तो मैंने बहुत धीरे से बोला उनसे, गुरुजी कोई सेवा मिल सकती है, मैं जूठे बर्तन साफ कर दूं। तो गुरुजी इतने कस के हंसे, कहते हैं कि नहीं कोई लोड नहीं है, जाके ऐश कर। तो मैं अपने को बहुत छोटा सा मैंने समझा और कहा कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे इस लायक भी नहीं सोचा है कि मैं जूठे बर्तन या जोड़ों की सेवा कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, यहाँ पर झाड़ू लगाऊँ, कुछ भी करूँ। और मुझे उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ ये सेवा करने के लिए भी, मुझे बहुत बहुत अपने को अंदर से साफ़ करना है। और मैं वापस सिंगापुर चली गई और वहाँ पर जा कर के मैं बस अपने को सुधारने की कोशिश करने लगी। ये भी गुरुजी की अपरम लीला होती है जो आपको ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं जिसमें आप अपने को इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपनी सोल को देख सकते हैं और अपने को सुधार सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा अपने को कोई नहीं जान सकता है। और गुरुजी के वो शब्द बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहे थे कि, और वो हंसी गूंज रही थी कि गुरुजी ने कहा नहीं कोई लोड नहीं है, जा ऐश कर। वो ऐश कर मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा सबको बोलते हैं गुरुजी, बस ये समझ में आया कि कोई लोड नहीं है और मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो मैं गुरुजी को प्रे करने लगी, बहुत सुबह उठने लगी, 4 बजे उठने लगी, बैठ के ध्यान में बैठने लगी। और ध्यान में बैठे बैठे मुझे पता ही नहीं चलता था कि गुरुजी आकर के क्या क्या बोल जाते थे और मुझे रियलाइज़ नहीं होता है। एक दिन मैं ऐसी बैठी हुई थी, 4 बजे ध्यान में बैठी हुई थी, बाहर विंडो से बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और इतनी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हो रही थी और मुझे समझ नहीं आता, मेरी आंखें बंद थीं। अचानक ही बहुत कस के लाइटनिंग हुई और मेरी आंखें खुली और मैंने खिड़की के बाहर, सामने मैं बैठी थी, खिड़की के बाहर आकाश में, क्लाउड्स में, मैंने पूरे शिव जी के दर्शन किए। और जैसे वो लाइट से पूरे शिव जी सामने आ गए और मैं समझी नहीं, मैं बार बार ओम नमः शिवाय, गुरुजी ने कहा था ओम नमः शिवाय जपा कर सुबह, बस ओम नमः शिवाय करती रही। और मैं इतना उस दिन इतनी खुश हुई कि जो मेरे मन में जो ग्लानि थी, जो मेरे मन में ये थोड़ा सा दुख था, वो पूरा गुरुजी ने उसको पूरा कर दिया। और मैं इतनी खुश हुई कि मैं आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं मुझे शिव जी के दर्शन कराए गुरुजी ने। इतनी कृपा गुरुजी की, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और उसके बाद क्या, गुरुजी जलंधर चले गए और हम लोग, और मुझे मैसेज आने लगे कि गुरुजी ने दिल्ली की संगत को मना कराया कि वो जलंधर नहीं आ सकते और गुरुजी वहाँ पर वहीं रहेंगे थोड़े दिन। मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि हम लोग अक्सर खाली 4 दिन के लिए, थर्सडे टू संडे हम लोग वहीं चले आते थे, संडे रात में वापस आ आते थे खाली गुरुजी के दर्शन के लिए। तो ये सोच करके मन बड़ा परेशान सा हो रहा था कि अब कैसे दर्शन होंगे गुरुजी के। मैं बार बार सोचती थी कि हम लोग किस संगत में ऐड होते हैं। मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ और दिल्ली की संगत, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ बिलोंग करती हूँ गुरुजी। तो ऐसे ही मैंने अपने चाचा जी को, उन्हीं को फ़ोन किया और उनसे कहा कि गुरुजी से आप प्लीज़ फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हम लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए कि नहीं आ सकते। और गुरुजी ने दिल्ली की संगत को मना किया, पर हम कहाँ बिलोंग करते हैं, क्या करूँ मैं, बहुत मन हो रहा है गुरुजी का दर्शन करने का। तो चाचा जी ने उनको फ़ोन किया और गुरुजी ने उस दिन, गुरुजी ने चाचा जी से कहा कि उन्हें पूछने की लोड़ नहीं है, उन्हें टेलीपैथी से मालूम है मैं कहाँ हूँ, और पूरा खुला दरबार है उन्होंने कहा हम लोगों के लिए। और मैं, चाचा जी का जो फ़ोन आया वो कहने लगी आज तो तुम नाचने लगोगी, गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी है। तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि गुरुजी आपके बारे में आपका नाम भी ले लेते थे तो ऐसा लगता था पूरा जहाँ का खजाना मिल गया है, कुछ नहीं चाहिए आपको। अगर आपके बारे में पूछ लेते थे लगता था कि जैसे इससे बढ़ के खुशी दुनिया में है ही नहीं। इतना गुरुजी का शुक्र।